हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटर रितिका और मैं स्वागत करती हूं आपका इस वीडियो में जो कि है अबाउट द 45 डे स्टडी प्लान फॉर द फेज 2 ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए 2023। तो ये जो स्टडी प्लान है इसमें मैं आपको सेट ऑफ डेज बना के लाई हूँ प्रिपरेशन के लिए, सेट ऑफ 15 डेज एंड 10 डेज, जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए विद एन एम इन माइंड दैट आई हैव टू क्रैक फेज 2। ठीक है, यूजुअली जो फेज़ 1 फेज़ 2 के बीच में गैप रहता है वो 45 to 60 डेज आराम से मिलता है आपको। तो ये वीडियो अगर आप लेट से देख रहे हैं नाबार्ड फेज़ 1 हो जाने के काफ़ी दिनों बाद भी, तो आपको तब भी ये प्लान इंप्लीमेंट करना है। बस फ़र्क ये होगा कि जो एफर्ट है ना वो आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि कवरेज ऑफ थिंग्स थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, क्योंकि प्लान देना बहुत ज़रूरी है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका उस प्लान को फॉलो करना। ठीक है, तो प्लान देते हैं आपको। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देती हूँ आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने हमारा चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ करो भाई, ऐसा मत करो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो। और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए डेफिनेटली, सो दैट जो भी हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट रहता है वो आप यूज़ कर पाओ किसी कोर्स को बाय करने में, किसी बुक को बाय करने में। ऑल्सो फ्री कंटेंट भी मिलेगा आपको ऐप पे, तो वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सिंसियरली, अड्डा 24/7 की। ठीक है, अच्छा, कूपन कोड है होता है एक Y754, इसको नोट कर लो, कुछ भी बाय करने के लिए इसी को यूज़ करना। ये मैं अभी बता दे रही हूँ आगे, क्योंकि हमने करनी है मुद्दे की बात फिर। ठीक है, चलो 45 डे स्टडी प्लान आपको प्रेजेंट करती हूँ। थोड़ा सा पहले एक कहते हैं ना स्टार्टर जो टिप्स हैं वो दे दूँ। फेज़ 2 में आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 आपका इंग्लिश का होगा जी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 100 नंबर का। पेपर 2 ESI प्लस ARD। अगर मैं जनरलिस्ट की बात करूं, अगर आप अपीयर कर रहे हैं IT स्ट्रीम से, सिविल स्ट्रीम से, फाइनेंस स्ट्रीम से, किसी और स्ट्रीम से स्पेसिफिक, तो उसका पेपर होगा, फिर ESI ARD नहीं होगा। ये कंबाइंड पेपर 100 नंबर का होता है। तो मोटा मोटा अगर आपको एक आइडिया लेना है तो आई वुड वॉन्ट टू टेल यू दैट 100 मार्क्स इज एंटायरली ऑफ डिस्क्रिप्टिव। इसके 100 मार्क्स में से डिवीजन है 50 डिस्क्रिप्टिव हो जाता है जी, 50 आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ये इसकी डिवीजन है। ठीक है, इसका मतलब है कि फेज 2 में 150 मार्क्स जो है 200 में से वो आपका डिस्क्रिप्टिव ले जाता है, विच मीन्स डिस्क्रिप्टिव इज गोना प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, बट वी विल नॉट फॉरगेट वो 50 मार्क्स भी, क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो 50 नंबर भी बहुत मैटर करते हैं, तो उसको भी हम ध्यान देंगे। बट एक फेयर आइडिया आपके मन में हो कि मेरा मेजर पेपर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का होने वाला है। और सबसे खास बात, सबसे सुंदर बात इस एग्जामिनेशन की ये है, जो ESI ARD पढ़ के आए हो ना फेज 1 में, एग्जैक्ट सेम सिलेबस है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न है, वही चीज़ें दोबारा पूछी जाती हैं ESI ARD में। और जो यहाँ की राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे, डेफिनेटली आपको इंग्लिश के एस्से लिखने में मदद करेगी। इंग्लिश में ना आपका आता है एस्से, 40 मार्क्स का होता है जो, ठीक है। एक आता है प्रेसी आ सकता है, या फिर लेटर राइटिंग आ सकता है, 30 मार्क्स का होता है जी। और एक आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो मेजर ऐसे ही है 40 नंबर का, बाकी आप लेटर तो लिख लोगे, RC भी सॉल्व कर ही लोगे, फॉर्मेट के नंबर ज़्यादा होते हैं, तो ये ऐसे इस आंसर राइटिंग से बहुत बढ़िया निकल आएगा। ठीक है, तो मैं टारगेट अपना इस पे रखूंगी आपको, जो मेरा सब्जेक्ट भी क्योंकि ESI ही है और एग्रीकल्चर के टॉपिक्स आ जाएंगे उसमें, बट हम ये डिस्कशन करेंगे। अब प्लान देने से पहले ना आपको थोड़ा सा अपने मन में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो टारगेट क्या रखना है आपको, वो देखो पिछली बार जो आपका पेपर था उसमें क्या कट ऑफ गई थी। तो मैं जनरल की ही बात करती हूँ, क्योंकि जो बाकी स्ट्रीम्स हैं उनकी कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम रहते हैं उसमें अपियरिंग वाले। सबसे पहली बात, पेपर 1 और पेपर 2 की अलग अलग कट ऑफ आती है, और पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव है, उन दोनों की भी अलग अलग कट ऑफ आती है। अगर आपको ये नहीं पता था तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको ओवरऑल तो क्वालिफाई करना ही है पेपर 200 नंबर, लेकिन सेपरेटली 100 नंबर भी क्वालिफाई करने हैं अलग से, क्योंकि ये जो 200 नंबर है ना आपकी फाइनल सिलेक्शन में काम आएंगे। जो इंटरव्यू होगा इसके बाद 50 नंबर का, फाइनल लिस्ट बनेगी 250 नंबर में से। ठीक है, 200 ये, 50 इंटरव्यू वाले। ठीक है, बट 1 स्टेप एट अ टाइम लेते हैं। इंटरव्यू के लिए भी हम रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। अभी जरा फेज 2 निकालते हैं, कोई मतलब नहीं अभी इंटरव्यू का सोचने का। इसमें 200 में से आप ब्रेक कैसे करोगे। GEs डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर, जनरल इंग्लिश का, तो 100 नंबर का जो आपका पेपर था उसकी अगर आप कट ऑफ देखोगे अनरिजर्व्ड की, इट वाज 49, यानी मिनिमम 49 नंबर आपको चाहिए हैं इसमें। और मैक्सिमम स्कोर क्या जाता है ये भी आ रहा होगा आपके माइंड में। तो जो मैं एनालिसिस करती आई हूँ आज तक, मुझे ये पता चला है कि हाईएस्ट नंबर चले जाते हैं जी 69 से 74 आप मान लो। ठीक है, तो आपको टारगेट पता है क्या करना चाहिए, 100 में से 75 नंबर में कहूँगी, 75 प्लस टारगेट करो, 70 69 ला सकते हो। एवरेज कैंडिडेट 65 नंबर ले आते हैं ढंग का पेपर लिख के। ठीक है,
तो ये इसका एक अच्छा स्कोर है, लेकिन 49 आपको कट ऑफ मिनिमम चाहिए, ठीक है। ये मैं अनरिजर्व्ड की बात कर रही हूँ, बाकियों का इससे कम है, आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं ESI और ARD का जो पेपर होता है उसके ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का है जी, उसकी कट ऑफ जाती है 19 नंबर, ठीक है। यानी मिनिमम 19 होने चाहिए आपके, ये नहीं कि मेरे ESI ARD में मिला के बस इतने नंबर आ गए, नहीं, मिनिमम 19 चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव वाले में 23.75। एक कमाल की बात देखो, डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ ज़्यादा गई है ऑब्जेक्टिव से, विच टेल्स यू डिस्क्रिप्टिव बच्चे अटेम्प्ट करते हैं अच्छा खासा। और एक और अच्छी चीज़ भी है ना, डिस्क्रिप्टिव में आपको आंसर लिख के आना है, तो कुछ भी ढंग का लिख कर आओगे तो आंसर मिल जाएगा, है ना, नंबर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आता तो कोई आंसर नहीं मिलेंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ थोड़ी नीचे रहती है। बट अगेन इसमें जो आपको अच्छा स्कोर टारगेट करना चाहिए, ये तो रही कट ऑफ की बात, आपको टारगेट पता है क्या करना चाहिए, 25 नंबर टारगेट करना ऑब्जेक्टिव पेपर में। मैं कहूँगी आप 35 नंबर टारगेट करना डिस्क्रिप्टिव में अपने, ताकि जितना टारगेट करते हो उसके आसपास भी अटक जाओगे कहीं पे भी। वो कहते हैं ना, बड़ी फेमस लगती है मुझे, बड़ी सुंदर लगती है कोट, दैट शूट फॉर द मून यू माइट लैंड अमंग द स्टार्स। तो आप कोशिश ये करो, आसपास भी आ गए कोई बात नहीं, आपके पास अच्छा खासा रूम रहेगा। मैं कभी नहीं कहती कट ऑफ को टारगेट करो, नहीं, करना ही नहीं है ऐसा, बहुत ऊपर जाना है हमें उससे, ठीक है। ये आपको एक फेयर आइडिया दे दिया कि जब पढ़ रहे हो तो ये माइंड में होना चाहिए कि यार इंग्लिश में मेरे को 75 नंबर लेने हैं, ESI ARD में मुझे 25 और 35, 25 और 35 नंबर्स का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। वहां जो होगा उस दिन देखेंगे तब, डन है जी। अब आती हूँ वो 45 डेज वाले स्टडी प्लान पे। तो मैंने डेज को 3 सेट्स में डिवाइड कर दिया। पहला सेट 15 डेज का, दूसरा सेट अगेन 15 डेज का, अगला सेट लास्ट जो 10 डेज होंगे वो एक सेट थर्ड बना दिया मैंने। मैं फेज़ 1 के लिए भी आपको स्टडी प्लान दिया था जो आपको काफ़ी अच्छा लगा था, वो भी मैं सेट ऑफ डेज में देती हूँ रादर देन पर डे वाइज, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि पर डे का प्लान अगर मैं आपको दूंगी तो वो ज़्यादा हेक्टिक है, बिकॉज कुछ बच्चे हैं जो लाइव क्लासेस में रोज़ आते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके पास कोई और कोर्स है, कुछ बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो आपको अपना टाइम खुद देखना है। मुझे आपसे आउटपुट ये चाहिए कि इन 2 हफ्तों में ये सब किया होना चाहिए, ठीक है। अगर एक दिन मिस कर दिया, अगले दिन एफर्ट ज़्यादा मार लो। तो सेट्स बना दिए मैंने, लास्ट के 10 दिनों को अलग रखा है क्योंकि वो सबसे क्रूशियल होंगे, ठीक है। अब पहले 15 दिन है जो, जब भी आप तैयारी आज से ही शुरू कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कर चुके हो, तो आपको कोशिश करनी है अब से 15 डेज जो स्टार्टिंग की हैं आपके, उसमें आप क्या करो, आंसर राइटिंग करो, प्रैक्टिस डेली 2 आंसर्स की, एक ESI का एक ARD का। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। कैसे करोगे मैम, आंसर राइटिंग कैसे करें? पढ़ा है ना, ESI ARD, करंट अफेयर्स पढ़े थे, स्कीम्स पढ़ी थी, इतने सारे एग्रीकल्चर के टॉपिक्स पढ़े थे, बस उनको माइंडसेट शिफ्ट करो और आंसर लिखना शुरू करो। दैट्स इट। जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई हुई है पेपर में, स्कीम आती है आपको, लिखो उस पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ट्राई टू राइट 400 वर्ड्स ऑन इट। MG नरेगा, ट्राई टू राइट 400 वर्ड्स ऑन इट। NRLM, ट्राई टू राइट 400 वर्ड्स ऑन इट। एग्रीकल्चर के टॉपिक्स उठा लो, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, जो आपके और इतने सारे टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर में, सॉइल्स होती हैं, सॉइल कंजर्वेशन होता है, ड्रिप इरीगेशन होता है, सब पे टॉपिक उठाओ, क्वेश्चन लिखना शुरू करो। रिविजन भी हो जाएगी जो पहले पढ़ रखा है, और माइंड फ्रेमवर्क का चेंज चाहिए वो भी आएगा, ठीक है। ये आप डेली 2 आंसर्स लिखेंगे। इसके साथ में इंग्लिश की राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन ऐसे लिखा, अगले दिन आपने RC और प्रेसी लेटर पे वर्क कर लिया, फिर ऐसे लिखा, प्रेसी लेटर पे वर्क कर लिया, ऑल्टरनेट कर लो 15 दिन तक, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट करती दोनों लिख पाओगे क्वेश्चंस आप सारे। तो इंग्लिश में करना शुरू करो। इंग्लिश में मेजरली आपको करना क्या होता है, पैटर्न फॉलो करना होता है। लेटर में भी कैसे लिखना है, RC की भी प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे तो आंसर राइटिंग बढ़िया हो ही जाएगी अगर ऊपर वाली प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तीसरी चीज, current affairs, you cannot forget them, because even the month of October current affairs and November जब तक पेपर नहीं होता are going to be relevant, less relevant but relevant, ठीक है। तो current affairs भी कवर करते रहिएगा। और लास्ट में लिखा है ये कि अगर कुछ ऐसे सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो रह गए थे, मे बी आपने प्रिपरेशन लेट शुरू की थी, कुछ चीज़ें छोड़ दी थी आपने, ESI की स्टैटिक की या ARD की आपने छोड़ दी थी, अब टाइम है उसके लिए भी रोज़ का समय निकालो, 1-1, 1.5, 2-2 घंटे, और कोशिश करो कि इस स्पेस से करो कि 15 दिन में ना वो लेफ्ट ओवर सिलेबस सारा निपट जाए, राइट। सो आपके पास 15 डेज हैं शुरू की प्रिपरेशन में अपना कवर्ड सिलेबस जो नहीं है, अनकवर्ड सिलेबस, उसे खत्म करने का, क्योंकि आने वाले समय में हम न्यू नहीं पढ़ेंगे, हम पुराने को ही अपने मोल्ड में ढाल के आंसर राइटिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स पे प्लीज़ फोकस करना।
अच्छा खासा हैवी पेपर रहा है स्कीम्स का, और फेज 2 में भी आप देखोगे ट्रेंड रिपीट होगा। नाबार्ड की अगेन अच्छी बात है कि जिस तरह का फेज 1 का पेपर होता है ना, जैसे स्कीम्स हैवी था, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसी तरह का पेपर फेज 2 ऑब्जेक्टिव में, और कई बार तो स्कीम्स में रिपीट हो जाती हैं। आई थी ना एस्पायर स्कीम, PMKVY आई थी, MG नरेगा भी आई थी, तो ये स्कीम्स दोबारा भी आ सकती हैं, इस पर फोकस करो। तो समिंग अप योर फर्स्ट 15 डेज, आपको टारगेट रखना है 2 आंसर्स मिनिमम रोज लिखने पे, इंग्लिश का कोई एक क्वेश्चन रोज सॉल्व करने पे। थर्ड टारगेट है आपका करंट अफेयर्स जो नए होते जा रहे हैं, जैसे मैं रोज 7 बजे सेशन लाती हूँ करंट अफेयर्स का, एक वो लगा लो, ESI का, एग्री का भी एक सेशन आता है, बस वो लगा लो, बहुत है ठीक है। और साथ में जो कवर्ड चीजें नहीं हैं अभी तक आपकी, उनको कवर करना है 15 दिन के में का ही समय आपके पास। डन, फर्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज पे चलो, अब आपको क्या करना है, अपना लेवल थोड़ा ऊपर लाना है। वो होता है ना जब थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, शुरू शुरू में थोड़ा जिमिंग में आराम आराम से आपको सिखाया जाता है ये वाली एक्सरसाइज करो, बाद में थोड़ी हैवी वाली कराते हैं। अब आपको आदत बनानी है अगले 15 दिन में रोज 4 आंसर्स लिखने की। बाय लिखना आई मीन टाइपिंग। आई ऑलवेज शो दिस कीबोर्ड, यही यूज करना है, लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं करना है, क्योंकि यही मिलता है पेपर में। खरीदो नहीं है तो मांगो किसी से, बेग बोरो स्टील, ये लेकर आओ कीबोर्ड, ठीक है, स्टील नहीं करना वैसे बट ये लेकर आओ। तो 4 आंसर्स डेली लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आंसर्स की कमी नहीं है आपके पास, कोर्स में हो तो फिर दिन के मैं खुद ही लिखवाती हूँ इतने आंसर्स आपको, जो आपका फेज 2 कोर्स चल रहा है। नहीं चल रहा तो ढूंढो, फ्री कंटेंट मिल जाएगा, अपने आप लिखने चलो। बताए तो है, स्कीम्स उठा लो, पिछले साल के क्वेश्चंस पे वीडियो अलग बना रखी है, वो उठा लो, वो करते चलो, ठीक है। कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स करना है अभी भी आपको, और जो पहले के पढ़े हुए करंट अफेयर्स हैं उस पर भी फोकस करना है आपको मेजरली, ठीक है जी। आगे थर्ड, इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे अब आप ऐसे हो जाने चाहिए कि डेली के आप आंसर्स लिख पाओ, चाहे आपसे कोई भी बोल दो ऐसे लिखने के लिए, चाहे आपसे बोल दो लेटर करने के लिए, आपकी मर्जी है बट प्रैक्टिस ये करते रहना है आपने, इंग्लिश छोड़नी नहीं है, डेली कंसिस्टेंटली। अगले 15 दिनों में ये करोगे, आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे अगले 10 दिन के लिए। अब वो टाइम आ गया है कि अगले 10 दिन में आप सिर्फ खुद को आप क्या दोगे, टाइम दोगे रिवीजन का और खुद को टेस्ट करने का कि मैंने क्या पिछले 1 महीने में जो बिल्डअप की थी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं मुझसे। अब आप क्या करोगे आखिरी के 10 दिनों में, रोज 2 घंटे बैठोगे, पेपर लिखोगे इंग्लिश का, 2 घंटे बैठोगे, ESI ARD का मॉक टेस्ट लगाओगे, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव। यस, 4 घंटे का हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए हमें कि यस हम कर सकते हैं ये। तो आप बैठ के रोज 2 घंटे आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जिसमें ESI ARD ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ 4 क्वेश्चंस लिखोगे, 30 क्वेश्चंस मॉक सॉल्व करोगे और डिस्क्रिप्टिव का पूरा पेपर करोगे, और रिवीजन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स और जो करंट अफेयर्स थोड़े वीक लग रहे थे उनकी भी करते रहना। ये चाहिए आखिरी के 10 दिनों में आपसे। दैट्स इट, ये है आपका प्लान। अगर आपके पास लेट्स से समय कम बचा है, 30 डेज है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चीज़ों को मर्ज करो कि क्या क्या करना है। आंसर राइटिंग तो चल ही रही थी, इंग्लिश की फुल राइटिंग साथ कर दो डेली स्टार्ट, ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर दो, ठीक है। दैट इज वाई ये प्लान बनाया कि आप इसको कस्टमाइज कर पाओ। बेस दे दिया आपको मैंने, इसके ऊपर बिल्डअप करना आपने। और अगर मैं बता रही हूँ आपको बेयर मिनिमम, इसको सिर्फ ये फॉलो कर लो और कुछ मत करो, बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंच जाओगे। ट्रस्ट मी, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो डेली आंसर लिखेंगे, क्योंकि क्या लगता है यार आज पढ़ लूँ आंसर कल लिखेंगे, कल लिखूंगा 10 लिख लूंगा 4 की जगह, कभी नहीं आता वो कल। आज करना है, जो करना है आज करना है, ठीक है। यूज दिस प्लान एंड आई रियली वांट द सिंसियर एस्पिरेंट्स टू गो थ्रू दिस पेपर, क्योंकि जब आप फेज 2 दे देते हैं ना, तो आप पता है कहाँ जाते हैं, उन कैंडिडेट्स में जो 1 सीट के लिए 3 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो 33% चांस आप ये पेपर देते ही होल्ड करते हो इंटरव्यू में जाने का और सिलेक्ट होने का, क्योंकि इंटरव्यू की कॉल आती है 1:3, हर एक कैंडिडेट को, हर एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स, ठीक है। इंटरव्यू में गए मतलब 33% तो है आपका चांस सिलेक्ट होने का, ठीक है जी। तो ये था एक स्टडी प्लान, और कुछ मैंने एडिशनल चीज़ें यहाँ डाल दी हैं, ऑल्दो एन नंबर ऑफ टाइम्स मैंने टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं, बट अगैन बिकॉज आई विल शेयर दिस PDF विद यू गाइज, तो इस PDF को आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, रितिका चावला अड्डा 24/7, दैट इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप। आप ये नोट कर लेना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ESI ARD के, जो आपको पक्का पता होने चाहिए कि मेरे यार ये तो ऐसे टिप्स पे कवर्ड हूँ, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर जिसमें BOP आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इकोनॉमिक हिस्ट्री आती है, इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एग्री के भी कुछ ये टॉपिक्स हैं, इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना PDF से, क्योंकि मैं अलग इनको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ,
करंट अफेयर्स पे अगर फोकस डालूं मैं आपका, तो फेज 1 के लिए जो पढ़ा था ना वही है, बस इसमें से GA माइनस कर दो आप। तो गवर्नमेंट स्कीम्स आप अब करोगे, जो पहले पढ़ रखी है उनकी रिविजन और न्यू वालों की कवरेज, ठीक है। ज्यादातर पुरानी स्कीम्स ही काम आएंगी आपको। रिपोर्ट्स एंड डाइसेस वैसे एक शिफ्ट में नहीं आए थे पेपर, शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस रिपोर्ट्स रैंकिंग्स के, बट दैट डज नॉट मीन फेज 2 में नहीं आ सकते। जितने कराए हैं आपको मैराथन्स में या कोर्स में जो कराए जा रहे हैं बस उतने कर लेना। और करंट इवेंट्स 6 महीने पे फोकस रखो, वही पुराने वाले, ठीक है। 1 महीना अक्टूबर का ऐड करना अपने साथ में, दैट्स इट। इतना कर जाओ। ऑब्जेक्टिव का मॉक टेस्ट लगा लो, और आपको पता है मॉक टेस्ट की ट्रिक क्या दे रखी है मैंने आपको। 30 क्वेश्चन सॉल्व किए मॉक टेस्ट के, वो 30 याद कर लो, दैट्स इट। नए के पीछे नहीं भागना, उसी को याद करते चलो, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइज। हिम्मत रखिए, अपने आप में बिलीव कीजिए, बिकॉज वी बिलीव इन यू। अगर आप मेहनती हो, हमारा आप पे भरोसा है, ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्मार्ट स्टडी इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। खुद को थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा, करो, मेहनत करो, निकल जाओगे पक्का, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप कोर्स लेने का सोच रहे हो तो हमारा ना लाइव बैच होता है, जहाँ पे डेली आपको, जैसे 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो ESI के लिए मैं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश के लिए अमृत मैम है, एग्री के लिए भी संदीप सर हैं, और हमारे पास टीम है पूरी। तो वो लोग आते हैं, हम लोग डेली आपको पढ़ा के जाते हैं। अगर लेना चाहते हो ले लो। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, वी आर करंटली रनिंग 77% ऑफ प्लस 1% एक्स्ट्रा, साथ में डबल वैलिडिटी भी। तो ये कूपन कोड यूज़ करोगे, हमारी एप्लीकेशन से बाय करोगे कोर्स, आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। गो फॉर इट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट रह गया हो वीडियो के नीचे कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आया हो, आप चाहते हो कि इस तरह की आपको वीडियोस मिलती रहें शॉर्ट टर्म प्लानिंग की साथ साथ में, तो भी मुझे कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली गो थ्रू इट, ठीक है। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जल्दी मिलते हैं फेज 2 की मैराथन्स में।